चलिए पॉलिटी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हमने राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के चैप्टर की शुरुआत की। यूनियन एग्जीक्यूटिव का ये पहला चैप्टर था जिसमें हमने आपको पहले 2 लेक्चर्स में ये बताया कि प्रेसिडेंट का स्टेटस क्या है कंट्री में, प्रेसिडेंट किस तरह से फर्स्ट सिटीजन हैं, वो नेशनल सिंबल हैं यूनिटी का, इंटीग्रिटी का, सॉलिडेरिटी का। हमने आपको बताया कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कैसे होते हैं, उनमें किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को, सिद्धांतों को माना गया, जिसमें स्टेट्स अलग अलग जो हैं वो पूरे प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंट हों, उनमें आपस में भेद ना हो, कोई स्टेट ऐसे फील ना करे कि उसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है, किसी को कम है। पहले हमने राज्यों को समानांतरता प्रदान की, यानी कि एक इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ वोट्स किया। फिर इसी तरह से हमने राज्य सारे एक तरफ और सेंटर केंद्र एक तरफ, इन्हें एक साथ लाने का प्रयास किया। ओके, इसके बेसिस पर हमने वोटिंग की और हमने समझा कि किस तरह से ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये नॉर्मल जनरल इलेक्शंस की तरह फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम नहीं है, समझ आ जाएगा, नथिंग टू वरी। इससे आगे बढ़े हम और हमने आपको इनकी कुछ और रूल्स के बारे में बताया कि इनकी एलिजिबिलिटीज़ क्या हैं, इनकी ओथ क्या होती हैं, और आज हम आगे बढ़ रहे हैं इनके ऑफिस से जुड़ी हुई कुछ कंडीशंस भी होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं इनके दफ्तर से जुड़े, राष्ट्रपति के दफ्तर से जुड़े, उन शर्तों को समझने का प्रयास करते हैं। पहली शर्त कहती है कि ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ अ हाउस। क्या मतलब इस बात का? देखिए, आप ये तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश में कुछ चीज़ें मैं बार बार इसलिए भी समझाता हूँ रिपीटेटिवली, एक तो ये आपके कंसेप्ट बैठते हैं और दूसरा यहाँ से हो सकता है आपने लेक्चर ही फ्रेश स्टार्ट किया हो। गवर्नमेंट अपने आप को अपने 3 ऑर्गन्स के वाया प्रैक्टिकलिटी में एग्जीक्यूट करती है। प्रैक्टिकली आपके सामने गवर्नमेंट आती है 3 तरह से। सबसे पहले वो जहाँ पर लॉज बनते हैं, कानून बनते हैं, लॉ मेकिंग, क्योंकि कानून का राज है ना देश में, तो लॉ बनेंगे तभी होगा। ये लॉ बनाने वाली फैक्ट्री, लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन कौन सा है? दिस इज़ वेरी गुड। सेंटर के मामले में दिस इज़ पार्लियामेंट। देश के लिए जो कानून बनते हैं वो पार्लियामेंट में बनते हैं। मैंने आपको बताया हिंदी में इसे संसद कहते हैं, और हमने पढ़ा कि यहाँ बैठने वाले लोगों को सांसद कहते हैं। सांसद मतलब जो पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं, पार्लियामेंट के मेंबर पार्लियामेंट, एमपी। ओके, सो मेंबर पार्लियामेंट, क्योंकि वो पार्लियामेंट में बैठते हैं। इसमें भी हमने देखा कि हाउस होते हैं पार्लियामेंट के, 2 हाउस, लोअर हाउस जिसे हम लोकसभा कहते हैं, अपर हाउस जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, इनको हाउस बोला गया। तो ये एक ऑर्गन, लॉ मेकिंग ऑर्गन है, जिसको पार्लियामेंट सेंटर के केस में, यूनियन के केस में सांसद। दूसरा हमने पढ़ा एग्जीक्यूटिव, जो इन कानूनों को ले जाकर के ज़मीन पे एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव मतलब द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब यहाँ पर सरकार, सही मायने देसी भाषा में सरकार, मंत्री और प्रधानमंत्री, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, एग्जीक्यूटिव। इन कानूनों को ज़मीन पर आपने अप्लाई कर दिया, लेकिन लोगों से इनकी पालना भी तो करानी है, तो फिर इसके लिए कोई ना कोई पेनल्टी हो, कोई सज़ा हो, तभी तो लोग इसकी पालना करेंगे ना। एनफोर्समेंट कहते हैं इसको। तो कोई चीज़ को इन्फोर्स कराने के लिए तीसरा ऑर्गन है जुडिशरी, जहाँ पर कानून, नियम, विधि विधान बनते हैं। ये हुई विधान पालिका। नियम, विधि विधान बनते हैं, विधि विधान ही होते हैं ये, तो ये हुई विधान पालिका, जहाँ पर कानूनों को ज़मीन पर क्रियान्वित किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। ये हुई कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव माने कार्यपालिका, जहाँ पर उनको ज़मीन पर इन्फोर्स कराया जाता है, एग्जीक्यूट नहीं, इन्फोर्स। अब उसकी पालना करेंगे ना लोग, तो ये क्या हुई? न्याय देती है, ये न्यायपालिका। विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन, लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग बॉडी को क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर। कंट्री में सेंटर के मामले में उसका नाम पार्लियामेंट रखा गया है, स्टेट्स के मामले में स्टेट लेजिस्लेचर। मोस्ट ऑफ द स्टेट में एक ही हाउस होता है, तो विधानसभा, यानी कि स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव माने विधान, असेंबली माने सभा। तो राज्यों में विधानसभा होती है, जैसे पंजाब की पंजाब विधानसभा, देश की संसद होती है। लेकिन ये दोनों हैं क्या? लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशंस। तो बेसिकली नेम इज़ लेजिस्लेचर।
तो देश में 3 ऑर्गन गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। डन है जी। तो अब यहाँ पर ये कहा गया है कि जो देश के राष्ट्रपति हैं वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं हो सकते, यानी कि वो पार्लियामेंट में लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर नहीं हो सकते, और वो स्टेट्स में अगर जाएं तो वहाँ की विधानसभा के मेंबर नहीं हो सकते। और अगर किसी स्टेट में बाय कैमरल लेजिस्लेचर, मतलब 2 सदन हैं जिसमें विधानसभा है लोअर हाउस और अपर हाउस विधान परिषद होती है, कुछ राज्यों में होती है, जैसे उदाहरण के तौर पर जम्मू कश्मीर विधान परिषद भी है, तो वो विधान परिषद के भी मेंबर नहीं होने चाहिए, मतलब वो किसी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए। डन है जी। अब आप कहें कि मतलब अगर कोई पर्सन इस समय प्रेजेंट एमपी है या प्रेजेंट एमएलए है, मेंबर पार्लियामेंट है या मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो चुनाव ही नहीं लड़ सकता राष्ट्रपति की, ये कैसी बात हुई? इट इज़ तो रॉन्ग ना। आप किसी से अपॉर्चुनिटी तो नहीं ले सकते चुनाव लड़ सकते हैं, एमपी एमएलए रहते हुए चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव लड़े, इलेक्शन हुए, आप इलेक्ट हो गए प्रेसिडेंट, नाउ यू आर इलेक्टेड प्रेसिडेंट, आप चुन लिए गए प्रेसिडेंट। अब चुने जाने के बाद आपको प्रेसिडेंट के ऑफिस में एंटर होना है। उस ऑफिस में एंट्री के समय में आपकी ओथ होगी, शपथ ग्रहण होगी, ओथ एंड अफर्मेशन स्टेज कहते हैं इसको। आप किसी भी पोजीशन पे हैं, नो नथिंग टू वरी, बट आप प्रेसिडेंट के ऑफिस में तभी एंटर होंगे, प्रेसिडेंट का ऑफिस तभी धारण करेंगे जब आप अपनी उस पुरानी सीट को छोड़ देंगे। ठीक है। तो बीइंग एमएलए एमपी यू कैन फाइट फॉर द इलेक्शंस, यू कैन कंटेंड फॉर द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। जब आप इलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद ऑफिस में एंट्री से पहले आपका सीट वेकेट हो जाएगी। अगर लोकसभा में थे तो लोकसभा से, राज्यसभा में तो राज्यसभा से, और विधानसभा में तो विधानसभा से। ठीक है जी। सीट आपकी वेकेंट हो जाएगी, आप नहीं रह पाएंगे। कारण ये शर्त लगाई गई, ये कंडीशन लगाई गई है प्रेसिडेंट के ऊपर, प्रेसिडेंट के हाउस पे। क्यों लगाई गई? आप लिटरल सेंस में अगर देखें तो यू आर पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, आप पार्लियामेंट का पार्ट बन जाएंगे। अब पार्लियामेंट 3 चीज़ों से बनी, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। तो जब आप उस पूरी बॉडी का पार्ट हो गए हैं अब, तो आप लोकसभा के मेंबर कैसे रह सकते हैं, राज्यसभा के मेंबर कैसे रह सकते हैं? आप एक इंडिविजुअल सेक्शन है उस होल बॉडी का। बिकॉज लोकसभा के मेंबर होंगे तो लोगों की विल को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, क्योंकि लोकसभा में डायरेक्ट वोट पाने के बाद लोग आते हैं। मेंबर पार्लियामेंट जो लोकसभा वाले हैं वो सीधे लोगों की विल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हर 5-5 साल पे आप सीधे उन्हें वोट डालते हो। सो दे आर रिप्रेजेंटिंग द पीपल, दैट्स वाई द नेम ऑफ द हाउस इज लोकसभा। जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो दे आर रिप्रेजेंटिंग द स्टेट्स, राज्य, क्योंकि आप लोग वोट डालने जाते हैं एक स्टेट के एमएलए को, फिर वो उस स्टेट की विधानसभा में जो एमएलएज हैं वो लोग मिलकर के चुनते हैं उस स्टेट से बिलोंग करने वाले राज्यसभा के मेंबर्स को। सो यू विल वोट फॉर द एमएलएज, एमएलएज विल वोट फॉर द राज्यसभा मेंबर्स, आप डायरेक्टली वोट नहीं करेंगे। सो जो राज्यसभा में बैठे हुए मेंबर हैं, जैसे पंजाब की राज्यसभा में 7 सीट्स हैं, वो 7 मेंबर पंजाब स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पंजाब की लोकसभा में 13 सीट्स हैं, तो वो 13 मेंबर पंजाब के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक तरफ पंजाब के लोग भी रिप्रेजेंट हो रहे हैं, एक तरफ पूरा भारत के में एक पंजाब है वो भी रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अगर आप राज्यसभा के मेंबर होंगे बीइंग प्रेसिडेंट, तो फिर आप राज्यों को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप लोकसभा के मेंबर होंगे तो आप लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे। पर आप तो प्रेसिडेंट अलग से हैं, क्योंकि आप पार्लियामेंट का पार्ट होते हुए अब आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग द नेशन, यू आर रिप्रेजेंटिंग द स्टेट। तो जब आप स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन दोनों हाउसेज का मेंबर होना इम्पॉसिबल है ना, नहीं हो सकते। तो पहला टेक्निकल और कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट ये है। दूसरा, जैसे ही आप प्रेसिडेंट बने उसके पहले आप किसी भी पार्टी, क्योंकि आप लोकसभा में राज्यसभा में तो हो सकता है ना आप किसी पार्टी से हों, आप कांग्रेस से हो सकते हैं, आप बीजेपी से हो सकते हैं, आम आदमी पार्टी से हो सकते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी से, किसी से भी हो सकते हैं। लेकिन अब जब आप राष्ट्रपति बन गए हैं तो अब आप किसी पार्टी के थोड़ी ना, अब आप किसी हाउस के भी नहीं, आपके ऊपर उस हाउस की कोई डायरेक्शन भी नहीं चलती है, क्योंकि आपको तो राष्ट्रहित में निर्णय लेने हैं, जनहित में निर्णय लेने हैं। तो आप किसी कंपल्शन, किसी ऑर्डर में नहीं चल सकते, और आपको नॉन पार्टीजन रहना है, यानी कि किसी का पक्ष नहीं लेना है, नॉन बाइज्ड, नॉन पार्टीजन। इसलिए आपको किसी हाउस की मेंबरशिप नहीं रखनी है, क्योंकि अब आप निष्पक्ष होकर के पूरी तरह से देश के हितों को रिप्रेजेंट करेंगे। You are representing the interest of the nation now. You need to be non-partisan.
इसलिए आप किसी हाउस के मेंबर नहीं होंगे। आई बात समझ में? तो दैट्स वाई आप किसी हाउस से बिलोंग नहीं करने चाहिए, आप प्रेसिडेंट हैं। क्लियर होगी कहानी? तो ये फिर कभी रट्टा मारना पड़ेगा कि एक प्रेसिडेंट किसी हाउस के मेंबर रह सकते हैं? नेवर। किसी हाउस का मेंबर प्रेसिडेंट के चुनाव लड़ सकता है? 200%। जो बंदा लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए किसी हाउस में पहुंचा, उससे हम अपॉर्चुनिटी क्यों छीने चुनाव लड़ने की? वो क्यों नहीं बन सकता राष्ट्रपति? बन सकता है। जिस दिन राष्ट्रपति चुनाव जीत गया और दफ्तर में अब एंटर करना है, छोड़नी पड़ेगी अपनी सीट, वो वेकेंट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। बात क्लियर आपको? आगे बढ़ूं अगली कंडीशन की ओर। शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। प्रेसिडेंट को कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कंसेप्ट का मतलब क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? लाभ का पद नहीं धारण करना। लाभ का पद धारण नहीं करना। लाभ का पद क्या होता है? ध्यान से समझिए। अब आप लोग देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अभी दिल्ली में पीछे ये हुआ था कि दिल्ली सरकार ने, जो दिल्ली में एमएलएस थे आम आदमी पार्टी के, उनको काफ़ी सारे एमएलएस को उठा करके काफ़ी सारे सेक्रेटरीज़ की पोस्ट दे दी थी, सेक्रेटरीज़ दे दी। इसकी वजह से वो अब दिल्ली सरकार की ट्रेजरी से खर्च होने वाले पैसों पे सरकारी उस लेवल की गाड़ियाँ, वैसे दफ्तर, वैसे सैंक्चुरी अलाउंसेस, सब कुछ भोगने लगे थे। तो वो लाभ का पद ग्रहण कर गए थे। ये ठीक नहीं। क्यों नहीं ठीक? समझिए। अब देखिए, हमारी कंट्री में बेटा पता क्या सिस्टम चलता है? यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हम पार्लियामेंट्री संसदीय प्रणाली की पालना करते हैं। देश में संसदीय प्रणाली, अमेरिका की तरह प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिए। आप लोग अपने लिए सीधे कानून नहीं बना रहे हो, आप लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन रहे हो। इसमें क्या हुआ? जैसे कि हम सब हैं, मान लीजिए ABCD, हम सब ने वोट डाल डाल करके क्या किया? अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुना X। ये X रिप्रेजेंटेटिव जा करके बैठे लोकसभा में, ये वहाँ पे हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ही इज़ रिप्रेजेंटिंग अस। तो जा करके ये उस लोकसभा में जो सीट्स हैं उनमें से एक सीट पे बैठ गए। इस तरह से लोकसभा की मान लीजिए लगभग 545 सीटें, 545 सीट्स। देश की जनसंख्या 125 करोड़, और सीट्स कितनी भरी हमने लोकसभा में? सिर्फ 545 लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोगों की विल को। जैसे इतनी बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जलंधर, और जलंधर कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ एक मेंबर चुने जाते हैं, मेंबर पार्लियामेंट, फ्रॉम द होल जलंधर कॉन्स्टिट्यूएंसी। कितनी जनसंख्या होगी जलंधर की, अंदाज़ा लगाइए। उन सबको रिप्रेजेंट पता कौन कर रहा है? वो एक मेंबर। इसलिए वो रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे वहाँ पर उस लोकसभा के अंदर। ठीक है, इस तरह से आपने ये 545 लोग भर दिए, तो ये तो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने अपनी लॉ मेकिंग पावर इनको दे दी कि अब आप हमारे बिहाफ पर कानून बनाएं, हम उसकी पालना करेंगे। वरना आपके बिहाफ पे कोई और कानून बनाए तो आप उसकी बात मानेंगे? लेकिन आपने किसी को चुनाव के माध्यम से चुना, आपने अपना मत दान कर दिया। क्या कहते हैं? आज मतदान है, तो आपने मतदान केंद्र पे जाके क्या किया? अपना मत उसको दान कर दिया। आपके दान किए हुए मत के आधार पर ही उसको ये बेसिस मिला कि अब वो आपके लिए नियम कानून बनाएगा। इसलिए तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप जुडिशरी के सामने जाके, सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने जाके कहें कि योर ऑनर, मैं ये कानून नहीं मानता या मानती, मैंने तो ये बनाया ही नहीं, कोर्ट कहेगा नो, नथिंग लाइक दैट, ये दिस इज़ नॉट करेक्ट। इलेक्शन हुए थे ना? आप कहेंगे हाँ हुए थे। वोट डालने गए थे ना? आप कहेंगे हाँ मैं गया था। अब वोट डाल के आए थे ना? आप कहोगे हाँ। तो मत का दान करके आए थे ना इसके फेवर में? हाँ। तो इसने कानून बनाए हैं तो मानना तो पड़ेगा। तुम ही ने तो कानून बनाए खुद के लिए। बात इतनी सी है कि तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव ने किया। आई बात समझ में? तो अब जब आपने यहाँ अपने रिप्रेजेंटेटिव बनाए, 500 सिंगल इजी करने के लिए 500 मेंबर का हाउस है, तो रूल ये है कि जिस भी पार्टी के पास मेजॉरिटी आ जाए उसकी सरकार बन जाएगी। मतलब किसी भी पार्टी के पास अगर 251 मेंबर हो जाएंगे, आधा हुआ 250, मेजॉरिटी मैंने एक ज़्यादा, उसकी सरकार बन जाएगी। सपोज करो बीजेपी के 251 हो गए, बीजेपी की सरकार बन गई। अब बीजेपी की सरकार बन गई का मतलब क्या है? कि बीजेपी को ये अथॉरिटी मिल गई कि वो लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्म कर ले। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने मंत्री हो सकते हैं? जितनी भी लोकसभा की स्ट्रेंथ है उसका 15%। तो 500 का 15% हुआ 75। तो अब बीजेपी के वैसे तो 251 एमएलए थे,
लेकिन उसमें से 75 मेंबर्स उठ करके जाग करके एक और नई बॉडी फॉर्म करेंगे, वो होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है जी। तो उसमें से एक प्रधानमंत्री बाकी मंत्रीगण, एक प्रधानमंत्री बाकी मंत्रीगण, ये हुई सरकार देश की। ये लोग एमपी भी हैं, जिस दिन लेजिस्लेचर में जाके बैठते हैं यानी कि लोकसभा में, उस दिन एमपी होते हैं, और जब वहाँ पर अपने मंत्रालय से जुड़ी कोई बात कर रहे हैं तो मंत्री भी हैं। दे आर एमपी एंड मिनिस्टर बोथ। बट हर एमपी मिनिस्टर नहीं होता, हर एमपी मिनिस्टर नहीं होता, लेकिन हर मिनिस्टर को एमपी होना ही पड़ेगा। हर एमपी मिनिस्टर नहीं होता, लेकिन हर मिनिस्टर एमपी होता है। ठीक है जी। तो 500 की लोकसभा में से सिर्फ 75 लोग ही जो हैं वो प्रधानमंत्री और मंत्री बने। बाकी के 425 जो हैं वो सिंपली एमपीज़ हैं। लेकिन ये 75 भी एमपी हैं। ठीक है। अब इसका मतलब क्या, ये सिस्टम क्यों रखा हमने? आपने वोट डाल करके मेंबर पार्लियामेंट चुने लोकसभा के, उसमें से एक सरकार जन्मी, तो वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बेडरॉक सिस्टम, बैकबोन, द कोर सिस्टम इज कि ये जो एग्जीक्यूटिव है, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, या ये जो सरकार है, मैं कितने नाम ले रहा हूँ ना इसके, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इट मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ये अपने हर काम के लिए लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, क्योंकि लोकसभा रिप्रेजेंट कर रही है आपको। और लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार होनी चाहिए? आपके। सरकार अब आपके दरवाजे पे आके तो नहीं कहेगी मनसीरत मैं आपके प्रति जवाबदेह हूँ, जल्दी जवाब ले लो, 5 मिनट हैं, ठंड भी बहुत है, फॉग बहुत है, मुझे जाना है। नहीं, ये गलत होगा। 125 करोड़ के घर जाएंगे तो 10 साल तो नहीं घरों में जाने लगे, काम कैसे करेंगे? वो चुप करके जाएंगे पार्लियामेंट के सेशन में, लोकसभा में जाएंगे। वहाँ पर हो सकता है कि एक बीजेपी का ही एमपी अपनी ही पार्टी के मंत्री से सवाल पूछ रहा हो, शिक्षा के लिए आपने क्या किया? आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपके एमपी के पास आप जाएंगे कि हमारे यहाँ पर ना कॉलेज आए, ना यूनिवर्सिटी आई, ना एजुकेशन। वो कहेगा हाँ परसों सेशन है, मैं क्वेश्चन पूछूंगा एजुकेशन मिनिस्टर से। वो जाएगा लोकसभा में और एजुकेशन मिनिस्टर से कहेगा जालंधर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 10 साल से कॉलेज सैंक्शन हुआ है, एम्स सैंक्शन हुआ है, आपने क्या किया? एनआईटी सैंक्शन हुआ है, आपने क्या किया? देन एजुकेशन मिनिस्टर विल आंसर कि 1.5 साल के अंदर एनआईटी का काम शुरू हो जाएगा, एम्स के लिए लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, हमने लैंड डीमार्केट कर लिया है, फार्मर्स के साथ या किसी के साथ डीलिंग्स चल रही हैं, 2 साल के अंदर उसका कामकाज शुरू हो जाएगा, बहुत जल्दी 2 कॉलेजेस भी वहाँ आने वाले हैं। वो जवाब आपको टेलीकास्ट के वाया सुनेगा, दिखेगा, और वो जवाब आपके एमपी भी ला के आपको बताएंगे कि ये आपका सवाल मैंने पूछ लिया। तो फिर जो एग्जीक्यूटिव होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सरकार किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए? लोकसभा, पार्लियामेंट के प्रति, क्योंकि उसके वाया वो किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रही? आप सबको। बात समझ में आ गई? इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। अब अगर आपने अपने एमपी को जाकर के कहा कि कॉलेज नहीं आया, एम्स नहीं आया, कुछ नहीं आया, जाकर के उनसे पूछो, वो कहे हाँ मैं पूछूं, वो गया। मंत्री से पूछना था, एजुकेशन मिनिस्टर से, एजुकेशन मिनिस्टर ने उसे इशारा किया बैठ जा, वो बैठ गया। हाउस का सेशन ख़त्म हुआ, दोनों बाहर आए, तेरे लिए एक अच्छी सी पोजीशन सोच रखी है, तेरे को दे देंगे, ज़्यादा सवाल ना पूछा कर अंदर। तो फिर देश का लोकतंत्र का पर्पस सर्व हुआ? सब करप्ट हो गया, सब बर्बाद हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट को ये पावर हो गई कि उसके पास तो इतने ही ऑफिसेज हैं, वो उनमें से कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी भी तरह के लाभ का, पद का लालच किसी भी एमपी को दिखा देंगे। अगर एमपी गया तो आप गए, क्योंकि फिर वो आपको रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो जस्ट सिंपली पपेट बन जाएगा सरकार का। और अगर सवाल ही ना पूछें, जो सरकार को कटघरे में खड़ा ही ना करें, तो लोकतंत्र कहेगा। 5 साल के लिए आपने तानाशाह को चुन लिया, पर्पज़ ही ख़त्म हो गया, फिर क्रांति ही होगी। इसलिए ये डिसाइडेड ही है कि आप बीइंग एमपी, बीइंग एमएलए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते, ताकि गवर्नमेंट आपको ये लालच दे ही ना पाए, आपको ये प्रलोभन दे ही ना पाए, ताकि आप अपने पथ से भ्रमित ना हो जाएं, अपने कार्य को कर पाएँ निष्पक्ष रह करके, अक्षुण्ण रह करके। अक्षुण्ण माने यदि इंटीग्रिटी के साथ, निष्पक्ष मतलब कि नॉन पार्टीजन हो करके आप अपना काम कर पाएँ। आई बात समझ में? ये कितना पायस प्रिंसिपल बनाया कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने। इसके लिए अब कुछ ऑफिसेस को अमेंडमेंट करके एग्जम्प्ट किया गया है कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं काउंट होंगे, जैसे मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं काउंट होते।
अगर कोई पर्सन इन ऑफिसेज में है वो ऑफिस ऑफ प्राइवेट, जैसे कि एक एमपी मिनिस्टर भी तो है, इसका मतलब वो लाभ का पद धारण कर रहा है नहीं, क्योंकि मिनिस्टर की ऑफिस को लाभ के पद के कैटेगरी से बाहर किया हुआ है। समझ आई? तो यही कहा गया है कि अब राष्ट्रपति चूंकि एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं प्रेसिडेंट वाला, तो वो कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते। ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ताकि उनका जो इतना अल्टीमेट रोल है पार्लियामेंट में कि वो प्रेसिडेंट हैं और हर कानून पे उनकी मोहर लगनी जरूरी। कोई भी बिल यानी कि विधेयक लॉ नहीं बन सकता, एक्ट नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति ना हो। ऐसे में यदि राष्ट्रपति को प्रलोभन देने का अपॉर्चुनिटी दे दी जाए सरकार को, तो राष्ट्रपति तो डगमगा दिए, फिर हिला दिए फिर। और ये अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला क्लॉज ना रखा होता। राष्ट्रपति को तो कहते कि सरकार बात क्या है, फिर बड़े बिल फंसा रहे हैं आप हमारे। राष्ट्रपति कहेंगे मैं फंसा रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा तुमने पिछले राष्ट्रपति को तो काफ़ी कुछ दिया था, मेरा क्या किया, आगे शादी आ रही है घर में, सब कुछ हो रहा है, कुछ देखो। ठीक है, आपके लिए 2 ऑफिसेस आइडेंटिफाई किए हमने, आपको वो मिल जाएंगे, नथिंग टू वरी। बिल जल्दी पास करें कल 12 बजे तक। देश का पर्पस सॉल्व हुआ। राष्ट्रपति को इंडिस्पेंसिबल पार्ट क्यों बनाया था? नेशन को रिप्रेजेंट करें, देश की विरासत को दिखाएं, लेगेसी को रिप्रेजेंट करें। और वो किसको रिप्रेजेंट करने लगे? अपने वेस्टेड इंटरेस्ट, अपने निजी हित, निजी फायदे। इससे देश विकास करेगा? तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाली शर्त बेडरॉक सिस्टम है कि नहीं कंट्री की पॉलिटिक्स का, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। इसे डिलीट करके देश आगे बढ़ सकता है? उसी क्षण तबाह हो जाएगा। इसलिए शर्त बहुत अनिवार्य है। ओके, अब अगली शर्त की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अगला पॉइंट क्या है? एंटाइटल्ड टू राष्ट्रपति भवन। देखिए यहाँ पे लाइन क्लियरली मेंशन है कि बिना रेंट के इन्हें रहने के लिए एक राष्ट्रपति भवन दिया जाता है, द प्रेसिडेंट हाउस। ठीक है जी, वो राष्ट्रपति भवन बिना रेंट के इन्हें एंटाइटल किया जाता है। इस लाइन का मतलब क्या है कि ये एक टेम्परेरी पीरियड के लिए ही वहाँ रिजाइड करेंगे। नाम राष्ट्रपति भवन हमने लीगेसी कंटिन्यू की है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो राष्ट्रपति का निजी स्थान है। इसको समझिए कि कोई प्रेसिडेंट अब वहाँ से निकलना ही नहीं चाह रहा। 3 दिन पहले हमने कुछ देखा ना, विश्व में एक बहुत ही पुराने और बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकतंत्र में एक बिल्डिंग, एक इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण हुआ। किसी प्रेसिडेंट के कुछ समर्थकों ने वहाँ पर आक्रमण किया। ये क्या था कि ये लोकतंत्र के दिए हुए पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंस्टीट्यूशंस किसी की पर्सनल जागीर नहीं है। अगर अब जो बिदेन इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं तो डोनाल्ड ट्रंप को जाना होगा। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और यहाँ पर अब आप एक चीज़ का विचार करें कि आज आपको अहमियत समझ आती होगी कि पोजीशन होल्डर्स कहीं छोटे रह जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के सामने, क्योंकि पोजीशन होल्डर और उनके सपोर्टर तो इंस्टीट्यूशन को शायद अपनी पर्सनल पोजेशन मानने भी लग जाएं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन एकदम से खड़ा हो जाता है और सारी फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने लगी उसी समय, और पोजीशन होल्डर और उसके सपोर्टर्स को वहाँ से खदेड़ने लगी, क्योंकि उन्हें किसे इंटैक्ट रखाना है? कॉन्स्टिट्यूशन को। आज आपको ये बात समझ आई कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो तीनों सेनाओं के परम अध्यक्ष क्यों माने जाते हैं? मान लीजिए चुनाव हुआ, हार गई बीजेपी, और अब ये तय है कि नई पार्टी जीती कांग्रेस, अब उनकी सरकार बननी चाहिए ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनका बनना चाहिए ना। लेकिन पुरानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दफ्तर छोड़ ही नहीं रही, सरकार छोड़ ही नहीं रही, तो फिर उस समय में कौन आगे आएगा? राष्ट्रपति। क्योंकि देश ने एक विधि स्थापित की है, और वो क्या है कि जनता के द्वारा चुनी हुई नई सरकार आएगी, पुरानी को जाना ही है, तब वो सेना का प्रयोग करेंगे। अगर यही सेना बिलोंग करा देते प्राइम मिनिस्टर से और मिनिस्टर से, तो फिर वो तो जाना ही नहीं चाहेंगे कभी। फिर तो वो तो उस सेना का इस्तेमाल करेंगे। डिफेंस मिनिस्टर विल कमांड द आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी कि हमें दफ्तर से उखाड़ा जा रहा है, जल्दी आओ यहाँ पर, हवाई जहाज निकालो 3-4 यहाँ से। ऐसा नहीं है। दे विल आस्क द डिफेंस मिनिस्टर, सर is this constitutional to remain in the office after being defeated by the people? Then the defense minister will say, I am saying that, okay, you need to do that. Then the forces will say, no sir, we have to go by the constitution.
So we are being commanded by the president of the country that we need to remove you from the offices, not to protect offices for you. That's why we need president. President is nominal head because every real power is somewhere belonging to the office of the president, but in a deactivated sense. वो प्रेसिडेंट का ऑफिस नॉमिनल से तब रियल होता है जब रियल पावर जो है वो एनक्रोचमेंट की ओर बढ़ती है. आ गई बात समझ में? दैट्स वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो हर चीज़ नॉमिनल है इसका मतलब ये नहीं कि वो यूज़लेस है, जैसा मैंने समझाया. और हर चीज़ रियल है इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑटोक्रेटिक हो जाए, जैसा मैंने समझाया. वो रियल ही इसलिए है क्योंकि वो रेलेवेंट है. समथिंग इज़ रियल बिकॉज इट इज़ रेलेवेंट. Something is real because it is relevant to you. Which is unrelevant to you, it is unreal for you. जो आपके लिए अनरेलेवेंट है वो अनरियल है. अब यहाँ पर आप अपनी रेलेवेंस ना ढूंढें. रेलेवेंस कई किताबों में है उसकी, रेलेवेंस कई प्रिंसिपल्स और कई एक्सपेरिमेंट्स में है. हो सकता है ना इस यूनिवर्स में बहुत सी चीज़ें आपके लिए रेलेवेंट नहीं है क्योंकि आपको दिखी नहीं, समझ में नहीं है, आपने पढ़ी नहीं. बट किसी एस्ट्रोनॉमिकल क्लास में जा कर के देखिए तो फिर तो वो बहुत रेलेवेंट है. तो रेलेवेंस और नॉन रेलेवेंस का पता लगाने के लिए बहुत डीप जाना पड़ेगा. बट विच दैट इज़ रेलेवेंट, दैट इज़ रियल. आपने मून की दूसरी साइड नहीं देखी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नॉन रेलेवेंट है और वो अनरियल है. वो है, वो इसलिए रेलेवेंट है और वो रियल है. तुमने नहीं देखा तो क्या करें. कोई लोग मेरी इस लाइन का मिसयूज़ भी कर सकते थे ना कि मतलब जो रेलेवेंट ही नहीं है हमारे लिए वो रियल ही नहीं है. नहीं, वो ऑलरेडी रियल हो चुका है बहुतों के लिए. ओके, क्लियर? अब ध्यान समझें. तो राष्ट्रपति भवन नॉन रेंट के अकॉर्डिंग इन्हें मिला है. रेंट नहीं पे करेंगे, बट इनका नहीं है, वो इनकी पोजेशन नहीं है, उसका टाइटल इनका नहीं है. ये एनटाइटल्ड हैं, ये एनटाइटल्ड हैं. इनके पास टाइटल नहीं है. उसका टाइटल माने ज़मीन इनके नाम पे नहीं है, ग्रह भी इनका नहीं. 5 बरस के बाद ऐसे ही जाते हैं, 5 बरस के बाद पूरी रिस्पेक्ट के साथ आ जाते हैं. डन. लेकिन उसके बाद भी इन्हें वहाँ पर इन्हें बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं, वो हम अभी देख लेते हैं. ही इज़ एंटाइटल्ड टू एमोल्यूमेंट्स, पर्क्स, अलाउंसेस. जो कौन डिटरमिन करता है, कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट. पार्लियामेंट इनके एमोल्यूमेंट्स, पर्क्स एंड अलाउंसेस डिसाइड करती हैं. ये पहली बात. दूसरी सबसे बड़ी बात, अगली लाइन, इनके एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी डिमिनिश्ड. इनके टेन्योर के दौरान इनके पार्क्स, अलाउंसेस एंड एमोल्यूमेंट्स को आप डिमिनिश नहीं कर सकते. पार्लियामेंट कैन नॉट डिमिनिश इट. यानी कि प्रेसिडेंट का एक बड़ा अहम रोल है. ठीक है, अब कंसेप्ट समझो. अच्छा, जैसे मान लो कि आप पार्लियामेंट हैं, आप मेरी सैलरी डिसाइड कर रहे हैं कि आपकी सैलरी है सर मान लीजिए 1 लाख. ठीक है, इसका तो ये गलतफहमी हो गई कि मेरी सैलरी आप पे कर रहे हैं 1 लाख, क्योंकि आपने डिसाइड की. डिटरमिन आपने की है, डिटरमिन आपने की है, पे आप नहीं कर रहे. पता है क्यों? क्योंकि आप उस सैलरी को रोक नहीं सकते, घटा नहीं सकते. क्योंकि फिर अगर आप ही वो सैलरी मुझे पे कर रहे हैं और वो आप ही पे डिपेंडेंट है तो बिल फिर से रोक लिया मैंने. बिल मेरे पास फिर से आ गया और अब आपका मुझे फ़ोन आ रहा है, सैलरी चाहिए इस महीने की. पार्लियामेंट से फ़ोन आ रहा है. पार्लियामेंट से फ़ोन कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री का फ़ोन आया कि सर सैलरी चाहिए आपको इस महीने की. हाँ चाहिए. ठीक है, 1 बजे तक बिल निकालिए, ज़रा साइन कर दीजिए तो सैलरी भी मिल जाएगी. प्रेसिडेंट कहेंगे यार ये क्या बात है यार, एक तरफ मुझे इतना बड़ा ऑफिस दिया है, मुझ पे इतनी सारी जिम्मेदारियां दी हैं आपने, ऊपर से मेरी सैलरी रोक लेते हो. परिवार है, खर्चे हैं, धमकाते रहते हो. कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने एक ऐसा प्रोविज़न डाल दिया, जब भी मेरी सैलरी की बात होती है मुझे यही डर लगा रहता है कि मेरी सैलरी ना कम कर दें, 1 लाख से घटा करके 5,000 ना कर दें. सो पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी नहीं है. यहाँ पर अब आप कहें कि सर पार्लियामेंट में कौन सी सरकार ही अकेली होती है, बट मुद्दा ये है कि सरकार बनी उसकी है ना जिसकी लोकसभा में मेजॉरिटी है. हो सकता है उनकी राज्यसभा में भी मेजॉरिटी हो जाए. मतलब बीजेपी के पास लोकसभा में तो मेजॉरिटी है इसलिए वो सरकार में है, और अगर गलती से कहीं बीजेपी के पास राज्यसभा में भी मेजॉरिटी आ जाए तो फिर सरकार और पार्लियामेंट में तो अंतर ही बचेगा. जो डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का है वही डिसीजन पार्लियामेंट का एक तरह से. और पार्लियामेंट ने पहले सैलरी डिटरमिन की, प्रेसिडेंट उनकी विल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, यानी कि सरकार की विल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, तो सरकार अब धमकी दे रही है कल पार्लियामेंट में बिल पेश करना है बेटा, कल सैलरी घटाते हैं ज़रा. और राष्ट्रपति को पता है कि इनके पास तो नंबर्स हैं क्योंकि लोकसभा में भी ये मेजॉरिटी में